दोस्तों आज हमारे पिटारे में एक ऐसी कहानी है जो आपको ये बयां करेगी कि किसी भी इंसान के लिए उसकी फसल कितनी बड़ी जिम्मेदारी और ज़रूरत होती है। आखिर वो अपनी फसल के लिए खुद की जान को दांव पर क्यों लगा देता है। कहानी की शुरुआत होती है इलियास नाम का एक बूढ़ा शख्स जो कि जॉर्जिया के साइड में बने एक छोटे से देश अब्खाज़िया का है, जहाँ पर बहुत ही कम आबादी है। इसीलिए लोग अपनी हर रोज़मर्रा के खर्चे के लिए कुछ ऐसे आइलैंड पर डिपेंडेंट होते हैं जो कि ब्लैक सी से बनते हैं। बसंत के महीने में जब बारिश नहीं होती तो नदी का पानी सूख जाता है और मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हर थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड बनकर तैयार हो जाता है और इन्हीं छोटे आइलैंड को कॉर्न आइलैंड कहा जाता है। यहाँ इलियास अपनी बोट को लेकर वहां पर आता है और उस जगह की मिट्टी को देखता है जो उससे फसल उगाने के लिए बहुत ही अच्छी दिखती है। इसीलिए वो ठान लेता है कि वो यहीं पर फसल उगाएगा जब तक बसंत खत्म नहीं होता। अब 3 महीने में जो भी यहाँ पर उगेगा उसे बेचकर वो अपनी ठंड आराम से गुजार लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना रिस्क क्यों लेना, इससे अच्छा तो वो खुद की ज़मीन पर खेती करता। तो दोस्तों असल में अभी वो समय चल रहा है जहाँ पर रशिया इस छोटे से देश पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जॉर्जिया उसे ऐसा करने नहीं दे रहा है। इसीलिए उन दोनों के बीच में आए दिन जंग होती रहती है और किसी पर इतनी ज़मीन नहीं है कि वो उस पर खेती कर सके। अब सब कुछ तबाह कर दिया गया है जंग ने, इसीलिए गांव वालों ने एक नया रास्ता निकाला है। लेकिन यहाँ पर कब बारिश हो जाएगी, पल भर में इनकी पूरी फसल खराब हो जाएगी, ये इन्हें भी नहीं पता। तो इलियास उस आइलैंड पर एक खंबा खड़ा कर देता है और उस पर एक वाइट कपड़ा लगा देता है। शायद ये सबूत है कि ये आइलैंड अब किसी और का हो गया और कोई यहाँ पर ना आए। अगले दिन जब वो लौटता है तो अपने साथ कुछ लकड़ियाँ और कुछ औजार लेकर आता है। अब जब तक फसल नहीं उग जाती तब तक वो यहीं पर रहने वाला है, जिसके लिए वो सबसे पहले तो एक घर बनाएगा। ये ज़मीन काफ़ी गीली है, इसीलिए यहाँ पर खुदाई करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो काम शुरू कर देता है, लेकिन अब उसकी उम्र हो गई है, इसीलिए वो ज़्यादा तेज़ी से काम को पूरा नहीं कर पाता। एक दिन में बस 4 ही खंबे खड़े कर पाता है। अब जब वो लेटा हुआ होता है आराम करने के लिए तो उसके अंदर एक खुशी थी, क्योंकि अब वो अपनी ठंड आराम से गुजार सकेगा। इस जगह पे उगने वाली फसल को बेचकर यही सोचकर उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। खैर आज का दिन भी बीत जाता है और फिर से वो अपने गांव लौट जाता है, जो जंगल के काफी अंदर बसा हुआ है, जहां पर उन्हें सोल्जर तंग नहीं करते। अगले दिन जब वो आ रहा होता है उसके साथ हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम है मरियम। वो इलियास की पोती है और हमें पता चलता है कि मरियम के माता पिता का देहांत सालों पहले हो गया, इसीलिए उसके दादाजी के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और आज वो हाथ बटाने के लिए यहाँ पर आई है। वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है क्योंकि उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। जो उसके दादाजी ने उसे बताया है बस वही वो जानती है। अब सुबह आने के बाद वो लोग सबसे पहले तो मछलियों का जाला लगा देते हैं अपने खाने के लिए और फिर अपना काम पे लग जाते हैं। मरियम से जितनी मदद हो पाती है वो करती है। वो यहाँ पर अपनी डॉल भी लेकर आई थी जो उसकी माँ की आखिरी निशानी है। ऐसे ही जब वो दोपहर में बैठी होती है तो वहाँ से कुछ सैनिक गुजरते, जिन्हें देखकर वो अपने दादाजी से पूछती है क्या वो जॉर्जिया के सैनिक है, तो वो हाँ में जवाब देते हैं। अब मरियम के दिमाग में आता है कि शायद वो उनके लैंड पर खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके दादाजी उसे बताते हैं कि उनकी ज़मीन वहाँ उस जगह पर है। जिस जगह पर हम अब खड़े हैं वो असल में ऊपर वाले की ज़मीन है। उसने इस ज़मीन को बनाया है, कुछ दिन पहले उसने इस ज़मीन को बनाया है और कुछ दिन बाद वो अपनी ज़मीन को वापस ले लेगा। उसे समझ आ जाता है, इसीलिए वो सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। अब दादाजी से वो आखिर क्या ही बात करे, इसीलिए वो जब भी बोर होने लगती है तो अपनी डॉल के साथ खेलने लगती है या फिर नदी के किनारे जाकर बैठ जाया करती है। उधर इलियास दिन भर काम करते करते थक गया था, इसीलिए वो वहीं लेट जाता है और आराम करने लगता है और मरियम भी वहीं जाकर लेट जाती है और आसमान की ओर देखने लग जाती है। सूरज ढलने को आ गया है। आज भी ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, पर अब इन्हें भूख लग गई है, इसीलिए इलियास कुछ लकड़ियों को जलाता है और फिर जो जाल में उन्होंने मछलियों को पकड़ा था वो उसे पकाकर खाने लगते हैं। उन्हीं मछलियों को खाकर दोनों अपना पेट भरते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर रहने लायक छत नहीं बनी है। अगली सुबह वो फिर लौट कर आते हैं। अब इलियास को यकीन था कि आज का दिन सारा काम निपट जाएगा, फिर वो खेती करना शुरू कर देगा। अब दिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है, जैसे इलियास ने सोचा था वैसे ही हुआ। आज वो झोपड़ी बनकर तैयार हो गई है और अब बस उसे इस जगह की खुदाई करनी है, लेकिन आज वो नहीं हो पाएगी क्योंकि सारा दिन तो इसी में निकल गया। इसीलिए वो खाना खाना शुरू कर देता है। इसी बीच मरियम देखती है कि कुछ जॉर्जियन सैनिक फिर से वहां से गुजर रहे हैं और उनकी नज़र उसी पर है। मरियम भी उन्हें ही देख रही होती है जब तक वो चले नहीं जाते। उसने नज़र नहीं हटाई। उनके जाने के बाद वो अंदर जाती है और बड़े ही गौर से खुद को देखना शुरू कर देती है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो सैनिक उसे इतनी गौर से क्यों देख रहे थे। आज हम इलियास को भी देखते हैं, वो भी मरियम से ज़्यादा बात नहीं करता। न जाने क्या बात है जो उसे खाए जा रही है और उसी बात को लेकर वो थोड़ी चिंता में भी है। दिन बीत जाता है, वो झोपड़ी में ताला लगाकर लौट जाता है और कल से शायद वो यहीं पर रहना शुरू कर देगा।
पर आज उसे जाना होगा। अब रात हो जाती है और मरियम अपने गांव में होती है। अगली सुबह उसके दादाजी फिर उसे लेकर आते हैं। हालांकि वो यहाँ पर ज्यादा काम करती नहीं है, लेकिन इलियास को उसकी फिक्र है कि वो अकेले गांव में क्या करेगी, इसीलिए वो उसे लेकर अपने साथ हर रोज यहाँ आते हैं। अब दूसरे दिन वो आते हैं और अपनी पूरी मेहनत के साथ उस जमीन को खोद डालते हैं। इसमें काफी समय लग जाता है और काफी मेहनत भी। यहाँ से आराम करने के लिए वो अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं और थोड़ी देर सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसे कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है जो उस पार से आ रही थी जहाँ पर जॉर्जियन सैनिक ने कब्जा किया है। 2-3 लोगों के चिल्लाने की भी आवाज आती है, इसीलिए इलियास बाहर जाकर देखता है और फिर वहाँ कोई नहीं था। इधर हम देख पाते हैं कि आज काम जल्दी खत्म हो गया है, इसीलिए वो घर चले जाते हैं और अगले दिन मरियम को फिर से साथ में लेकर आते हैं। और आज उन्हें अपने खेतों में बीज बोनी है, जो कि मरियम भी कर रही है। उसके दादाजी उन बीजों को मिट्टी से ढक रहे हैं, तभी आसमान गरजना शुरू हो जाता है। इलियास को जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन उसे ऊपर वाले पर यकीन था कि वो उसकी फसल खराब नहीं करेगा। तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। दोनों उसी झोपड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। पर इलियास देखता है कि बाहर बंधी हुई उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। अगर वो खुल गई तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, और इसीलिए वो दोनों बाहर जाकर उसे मिट्टी के ऊपर लेकर आते हैं ताकि वो बहकर आगे ना चली जाए। पर इतनी ही देर में वो भीग जाते हैं, इसीलिए इलियास आग जलाता है और दोनों ही उसे सेकते हैं। कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम भी साफ हो गया था, जिससे इलियास को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन वो किनारे पर देखता है कि वहां से पानी आइलैंड के ऊपर चल रहा है और ऐसे ही आइलैंड डूबने लगेगा। उनकी फसल को नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो दोनों जंगल जाते हैं और वहां से कुछ लकड़ियां लेकर आते हैं, जिसको उस जगह पर एक छोटा सा बांध बना देते हैं और उस पानी को ऊपर आने से रोकते हैं। इलियास के लिए जमीन उसकी उम्मीद थी। अपनी उम्मीद को वो इतनी आसानी से बहने नहीं देगा, उसके लिए कुछ भी करेगा, वरना वो दोनों भूखे ही कुछ दिन में मर जाएंगे। एक ऐसा दौर है जहाँ पर गरीबों की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। अब बीज बोने का काम हो गया है, अब बस इंतजार था तो फसल उगने का। तब तक वो लोग मछलियां खाकर ही खुद का गुजारा करते हैं और वहीं आइलैंड पर ही खुद के दिन काटने लगते हैं। कुछ दिन बाद जैसे इलियास ने सोचा था वैसे ही होता है। फसल उग जाती है और ये उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा और अच्छी होती है, इसीलिए वो उसे बहुत आराम से सही करता है और सोने के लिए चला जाता है। अब उसी रात उसे कुछ हलचल सुनाई देती है, लेकिन वो बाहर नहीं आता क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि शायद आसपास कोई सैनिक होंगे। लेकिन असल में हम कुछ सैनिक को देखते हैं जो उसी आइलैंड के ऊपर चल रहे थे। वो एक हिरन को मार देते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और अपनी बोट पर रख लेते हैं। जब अगली सुबह इलियास उठता है तो वो देखता है कि एक साइड की फसल किसी ने रौंद दी है। वो समझ जाता है कि ये जरूर किसी जानवर का ही काम है, इसीलिए वो आज से रात में पहरेदारी करने का सोचता है। यहाँ मरियम घर जाकर कुछ और सामानों को लेकर आती है, जिसमें उनके सोने के बिस्तर भी होते हैं, कुछ बर्तन जिसमें वो खाना खा सके, जिसे कि वो वहाँ पर सही से रख देती है। अब एक दिन जब वो फसल के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं तो कुछ सैनिक वहाँ से गुजरते हैं, जो फिर से मरियम को देखते हैं और इस बारी उसके दादाजी वहीं पर थे। मरियम के लिए ये सब चीजें काफी नई थी। चीजें यहाँ पर नहीं रुकती, बल्कि अगले दिन जब वो कपड़े धो रही होती है तब उस पार से कुछ सैनिक उसका नाम पूछते हैं, उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। तभी इलियास अपनी बंदूक लेकर बाहर निकलता है, जिससे कि वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें अब इलियास को सही नहीं लग रही थी। उसे पता था कि मरियम भी अब बड़ी हो रही है, इसीलिए वो एक रात उसे समझाता है कि तुम्हें मेरी तरह नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें ग्रेजुएट होना है, एक काबिल इंसान बनना है और अपने गाँव वालों के लिए कुछ करना है। उसके दादाजी के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे माहौल में पढ़ाई करना कितना कठिन है। पर उन्हें अपनी पोती पर पूरा यकीन है। मरियम भी हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद वो लोग वहीं झोपड़ी में सो जाते हैं। सुबह जब मरियम लकड़ी इकट्ठा कर रही होती है तभी उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। वो ज़ोर ज़ोर से अपने दादाजी को आवाज़ लगाती है। वो वहाँ आकर देखते हैं तो एक घायल रशियन सैनिक उनके खेत के बीच में पड़ा हुआ था। वो घबरा जाते हैं कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग उन्हें मार देंगे। तभी वहाँ से एक बोट गुजरती है जिसमें कुछ जॉर्जियन सैनिक थे। वो इलियास से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है, तो वो मना कर देता है। उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बारे में उन लोगों को पता चला तो बहुत बुरा होगा। उसके जाने के बाद वो घायल सैनिक को झोपड़ी में लेकर आते हैं और मरियम को बाहर ही खड़ा रहने को कहते हैं, लेकिन वो छुप छुप कर उन्हें देख रही थी। इलियास उसके जख्म को साफ करता है और उसे पीने को पानी देता है। बाहर आने पर वो उसे कहता है कि तुम घर जाकर एक चिकन लेकर आओ। वो चली जाती है। जब कुछ देर बाद वो वापस सामानों को लेकर लौटती है तो इलियास उसे वापस भेज देता और फिर उस सैनिक को सूप पिलाता, लेकिन अभी भी उस सैनिक को होश नहीं आया था। कुछ दिन बीत जाने के बाद और फिर एक दिन वो सोल्जर उठ जाता है और बाहर जाकर देखता है कि वहां पर इलियास अपनी बोट को सही कर रहा होता है। उसे बाहर आते हुए देखकर वो उसे अंदर भेज देता है, क्योंकि अगर उसे बाहर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वो उसके लिए पानी गर्म करता है और जाकर उसे दे देता है। अब एक दिन मरियम वहां पर आती है गांव से कुछ सामानों को लेकर। वो अपने दादाजी की मदद भी करती है लकड़ियां उठाने में। इसी दौरान वो पहली बार उस सैनिक को सही से देखती है जो बाहर बैठा लकड़ियां काट रहा था।
और यहाँ वो भी उसे देखता है, पर मरियम झोपड़ी के पीछे चली जाती है और हम उसे पहली बार इस कहानी में मुस्कुराते हुए देखते हैं। उसके लिए ये सब कुछ नया था या फिर एक नादानी, हम इस चीज़ को कुछ भी नाम दे सकते हैं। और जब आसपास उसके दादाजी नहीं होते तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। मरियम को उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही थी, लेकिन वो सोल्जर कहता है कि उसे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही है। कि तभी मरियम उसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक देती है। ये शायद उसका एक गेस्चर था, ये बताने का कि उसके आने से वो कितना खुश है। वो सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और दोनों नदी में खेलना शुरू कर देते हैं। अब मरियम के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन यह खुशी मायूसी में तब बदल जाती है जब उसके दादाजी उसे देख लेते हैं और इस हरकत को करते हुए देखकर वो एकदम पागल ही हो जाते हैं। वो कैसे किसी अनजान आदमी के साथ इतना फ्रैंक हो सकती है, हम तो उसे जानते भी नहीं है। यही सब सुनाते हुए वो उसे घर छोड़ आते हैं, अब खुद वापस आ जाते हैं। एक दिन जब वो ऐसे ही दोनों अपने काम कर रहे होते हैं तो सैनिक को एक बोट की आवाज़ सुनाई देती है। जब इलियास देखता है तो वो जॉर्जियन सैनिक ही थी और वो उसकी ओर आ रहे थे। ये देखकर वो सोल्जर पानी में कूद जाता है और छुप जाता है। कमांडर आइलैंड पर आते हैं और इलियास से कहते हैं कि तुम हमें देखकर इतना डर क्यों गए। वो कहता है कि मुझे लगा कि कोई दुश्मन आ गया। वो कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा लाओ, हमें कुछ पीने को दो। वो अंदर जाता है तो उसके पीछे पीछे कमांडर भी अंदर उस झोपड़ी में देखता है। उसे न जाने कि इलियास पर शक था। उसे ऐसी छानबीन करते हुए देखकर इलियास पूछ ही लेता है कि आखिर तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। वो बताते हैं कि हमारे हाथ से एक रशियन कुत्ता छूट गया है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं और अगर वो मिल गया तो वो बचेगा नहीं। वो ये बोलकर चले जाते, लेकिन जाते जाते भी वो कमांडर इलियास को ही देख रहे थे। उनके जाने के बाद वो उस सैनिक को आने को कहते हैं और वो पानी की वजह से कांपने लगता है। तभी इलियास उसके लिए आग जलाते हैं और वहाँ उसे बैठने को बोलते हैं, लेकिन वो सैनिक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। अगले दिन जब इलियास अपनी बोट लेकर वापस आता है तो देखते हैं कि झोपड़ी का गेट खुला है और वो आसपास सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से भाग चुका है, इसीलिए अगले दिन मरियम को भी वो साथ लेकर आते हैं। पर कुछ दिन बाद वहाँ पर रशियन आते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो आप ढूंढ रहे हैं उसे मैंने नहीं देखा। उस रशियन सैनिक के जाने के बाद से मरियम बहुत ही ज़्यादा बदल गई थी। वो उसके आने से बहुत ही खुश थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसको याद करके बहुत रो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे वो शख्स से इतना लगाव कैसे हो गया। क्या वो उसके लिए सही था या फिर गलत। उसे तो ये भी नहीं पता कि शायद इसी को नादानी कहते हैं। फसल अब काटने लायक हो गई है। इलियास ने काम शुरू कर दी, लेकिन ये क्या, जब वो पानी की ओर देखता है तो वो बहुत ही तेजी से बह रहा था। ये एक मुसीबत का संकेत है। वो कटाई को तेज कर देता है, पर कुछ ही देर बाद हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। इतना कि अब उस जगह की मिट्टी धीरे धीरे करके खिसकने लगती है। अपने दादाजी को ऐसे परेशान होते हुए देखकर मरियम उनकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इलियास जितने भी कटी हुई फसल थी उन्हें वो बोर्ड पर रखना शुरू कर देता, लेकिन ये तो बहुत ही कम है, गिनी चुनी है, अभी तो कुछ कटाई ही नहीं हुई और उसे इस चीज़ पर यकीन ही नहीं होता। वहीं पानी अब उस आइलैंड को डुबाना शुरू कर देता है। वो मरियम को बोट पर बैठा देता है और खुद उस झोपड़ी को पकड़कर रोने लगता है। उसे इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। वो झोपड़ी तेज पानी में बह जाती है, पर साथ में वो मरियम के दादाजी को भी ले डूबती है और देखते ही देखते जिस फसल को इलियास ने अपने पसीने से सींचा था वो पल भर में पानी के अंदर समा जाती है। यही एक किसान की जिंदगी है। वो अपना खून पसीना लगा देता है कुछ गज जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी उसके हिस्से में खुद के हाथों से मौत नसीब होती है। हमारे देश में हर घंटे एक किसान अपना दम तोड़ता है और पिछले साल 11,000 किसानों ने दम तोड़ा और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। किसी ने सही कहा है कि जब आपके सामने भोजन की थाली आए तो भगवान के साथ साथ किसान का भी शुक्रिया अदा करिए। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।